बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग अपनी उस पर राइट करेंगे, नोट्स पे। इनको याद भी करना है और राइट भी करना है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट वाला पेज जो था उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। इसका आंसर अगर आप वहाँ से करना चाहें तो वहाँ से कर लें, वरना फिर इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है। द फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट यू। क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है। विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स, यू और द अर्थ। और लार्जर फोर्स किसकी है, आपकी है या फिर अर्थ की है। तो इसमें अगर हम देखें तो हम भी या पर्सन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ भी पर्सन को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर लार्जर फोर्स की बात करें तो अर्थ का जो फोर्स होगी वो लार्जर होगी, क्योंकि अर्थ का मैस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। इसलिए अगर फोर्स मैस ज़्यादा है तो उसकी अर्थ की फोर्स भी ज़्यादा होगी। अर्थ अट्रैक्ट अ पर्सन ऑन इट्स सरफेस, आल्सो द पर्सन अट्रैक्ट्स द अर्थ। The attractive force of earth is very large because force is directly proportional to the mass and mass of the earth is very large। क्योंकि अर्थ का mass large है, जिस वजह से उसकी force भी क्या होगी, larger होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फील्ड फोर्स। तो फील्ड फोर्स हमारे पास क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। फील्ड फोर्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ और नॉट इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स यानी अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में हो अर्थ के साथ या फिर कॉन्टैक्ट में ना हो तब भी, यानी अगर कॉन्टैक्ट में ना हो तब भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, फील्ड फोर्स बोलेंगे। तो अर्थ की जो फोर्स है इसलिए ये भी कौन सी फोर्स है, फील्ड फोर्स है। नेक्स्ट है, वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो कैपिटल जी है हमारे पास उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो कि हम फील नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ तभी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो। तो पहले वक्तों में सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इसलिए जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सके साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट रियलाइज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two masses because it is of very small value. It could be detected only by very sensitive instruments which were not invented in old ages. Sensitive instrument से इसको पता चलाया जा सकता था, लेकिन old ages में sensitive instruments नहीं थे, इसलिए पहले साइंटिस्ट जो हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सके। 5.6 है, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। आप किस तरह से कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो फील्ड फोर्स है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें बॉल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब वो ऊपर की तरफ हम उसको भेजते हैं या ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे ही वो नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। We can say that gravitational force is field force. To understand it, consider a body moving in upward direction, its velocity continuously decreasing, and a body moving in downward direction, its velocity continues increasing. This is due to gravitational pull of the earth. This shows that gravitational force is field force. तो ये क्या शो करती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फील्ड फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक पे है, ये आप लोग बुक से करेंगे। वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करते हैं और फोर्स भी फाइंड आउट करते हैं। दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses. It is also used to calculate mass of earth. यानी इससे हम force of attraction भी फाइंड आउट करते हैं, इससे mass of earth भी फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है,
एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग बुक से करेंगे। हाउ द मैस ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड। अर्थ का मैस किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, मैस ऑफ अर्थ वाला टॉपिक जो है वो इसमें आ जाएगा, ये भी बुक से करना है। कैन यू डिटरमाइन द मैस ऑफ आवर मून, इफ़ येस देन व्हाट यू नीड टू नो। क्या हम मून का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हम मैस का मून का जो मैस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ग्रेविटेशन लॉ से। और इसमें हमारे पास हमें रेडियस पता होना चाहिए, कैपिटल जी की वैल्यू पता होना चाहिए और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम मैस ऑफ मून जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द मैस ऑफ मून कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। We should know the value of gravitation constant, gravitational constant, radius of moon and the acceleration due to gravity। तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस। तीनों चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम मैस ऑफ मून जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज़ द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जी की वैल्यू जो है वो वेरी क्यों करती है प्लेस टू प्लेस। तो जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पे, या हम कहते हैं एज वी नो दैट जी एच जी एम ओवर आर प्लस एच होल का स्केयर। ये हमने बनाया था ग्रेविटेशन लॉ से ही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट, दैट इज़ वाई वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइट के ऊपर या फिर एल्टीट्यूड के ऊपर, तो इसलिए वैल्यू जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमने बताना है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो एल्टीट्यूड के साथ वेरी किस तरह से करती है। तो अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्टीट्यूड और जी की वैल्यू का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी और अगर एल्टीट्यूड कम होगा तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने लिखा बाय द इक्वेशन जी एच इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच होल का स्केयर। वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, सो एज वी गो हायर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स लेस एंड एज वी मूव टूवर्ड अर्थ इट्स वैल्यू इंक्रीजेज। यानी कि अगर हम हाइट ज़्यादा होती जाएगी, ऊपर जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अगर अर्थ की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। ये डेफिनेशन भी आप लोग बुक से करेंगे। यहाँ से आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स वाला टॉपिक स्टार्ट होता है और साथ में इसकी एग्जांपल भी आप लाजमी करेंगे। नेक्स्ट है हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सेटेलाइट्स। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने किस तरह से हेल्प की है हमें सेटेलाइट्स की मोशन को समझने के लिए। तो सेटेलाइट को सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो टू कीप द सेटेलाइट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट centripetal force is necessary which is applied by the gravitational force of attraction between earth and satellite। यानी सैटेलाइट को सर्कुलर में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनवर्ड फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड। कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हम ये फॉर्मूला राइट किया वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच स्केयर और होल का स्केयर आ जाएगा। दिस फॉर्मूला शोज दैट ग्रेटर इज एल्टीट्यूड द स्मॉलर इज ऑर्बिटल स्पीड। यानी अगर यहाँ पे अगर आप देखें स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, एल्टीट्यूड कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स स्टेशनड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसका आंसर हमारे पास है कि हम इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहते हैं या इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों मूव करते हैं। तो अगर हम देखें जो अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आल्सो टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स वन राउंड। यानी अर्थ जो है वो भी 24 आवर्स लेती है और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो भी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेते हैं। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं वो अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी हैं, रेस्ट में हैं। सो दे आर कॉल्ड स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं कि अर्थ के साथ किस तरह से हैं, स्टेशनरी हैं, यानी अर्थ के लिहाज से ये रेस्ट में हैं।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास था वर्क एंड एनर्जी था, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं वर्क एंड एनर्जी के। तो इसमें जो पहला हमारे पास है वो है डिफाइन वर्क, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। वर्क हमारे पास क्या है, इसमें वर्क की डेफिनेशन आ जाएगी और उसका फॉर्मूला आप और इसके ऐसे यूनिट जो है वो राइट कर सकते हैं। व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक फोर्स जो है वो वर्क कब करती है, तो व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट वर्क इज सेड टू डन, यानी जब एक बॉडी के ऊपर क्या होती है, फोर्स अप्लाई होती है, बॉडी डिस्प्लेस करती है, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि वर्क डन है या वर्क हुआ है। वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है, तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट एनर्जी वर्क कैन नॉट बी डन एंड सो प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेड विदाउट एनर्जी। तो एनर्जी के बगैर ना तो कोई काम हो सकता है और ना कोई काम भी नहीं हो सकता एनर्जी के बगैर। तो हमें हर काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन है और मैकेनिकल एनर्जी की टू टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप बुक से करना चाहें बुक से कर लें, अगर यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लें। नेक्स्ट है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, ये आप बुक से करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी और इसकी डेरिवेशन पूरा है लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करना है वहाँ से बुक से। नेक्स्ट है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट के लिए आपने बुक से प्रिपेयर करना है, ये मैंने आपको मार्क करवा दिया था उस टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाई फॉसल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बुक पे है, अगर आप चाहें तो बुक से कर लें वरना यहाँ से कर लें कि फॉसल फ्यूल जो हैं वो दोबारा से बनने के लिए या उनको तैयार करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए। तो जिसके वजह से हम कहते हैं कि फॉसल फ्यूल जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। फॉसल फ्यूल्स टुक मिलियन ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन एंड दे कैन नॉट बी जनरेट आर्टिफिशली इन द शॉर्ट टाइम, सो दे आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। इसको हम आर्टिफिशली भी हम तैयार नहीं कर सकते, इनको तैयार करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी पर प्रेफर्ड एंड वाई, कौन सी एनर्जी जो है जिसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो सोलर एनर्जी जो है ये मोर प्रेफरेबल है क्योंकि ये डायरेक्टली सन से आती है और ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती और ये बहुत सस्ती है ये, और ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी इज़ मोर प्रेफर बिकॉज इट कैन डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम सन एंड इट डज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, it does not any type of pollution in it, it is also cheaper and renewable source of energy। तो आप देखें कहीं पे इसका आंसर आपको मिलेगा हीट एनर्जी, कहीं पे मिलेगा लाइट एनर्जी, कहीं पे कुछ और मिलेगा। तो आपने सिर्फ सोलर एनर्जी करना है क्योंकि सोलर एनर्जी में आपकी हीट और लाइट दोनों आ जाएंगी, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर है, आप ये वाला करेंगे। नेक्स्ट जो है हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक्सप्लेन। एनर्जी को किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो इसकी आप ये वाला भी लिख सकते हैं, इसमें आप वो भी लिखेंगे, वो वाली एग्जांपल लिख सकते हैं रब आवर हैंड्स वाली जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का फर्स्ट पैराग्राफ में थी। तो आप वो वाली इसकी एग्जांपल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। नेक्स्ट है नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी 5 डिवाइसेस के नाम लिखने हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। इसमें ये 5 डिवाइसेस हैं, आप इनके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और हो तो आप और कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस कौन सी है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है या एसी जनरेटर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर क्या करता है, आप उसमें उस मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन आप लोगों ने बुक से कर ली है, साथ में इसका फॉर्मूला भी किया है, वहाँ से इसको कर लें, साथ में इसका फॉर्मूला भी राइट कर लें, और अगर डेफिनेशन जस्ट करनी है तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले की मदद से सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म पावर।
पावर की डेफिनेशन है, पावर का फॉर्मूला है और इसके ऐसा यूनिट जो है वो राइट कर देंगे। बुक से करना है तो बुक से कर लें, यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर लें। डिफाइन वॉट है, वॉट की डेफिनेशन बुक पे गिवन है, वहाँ से करना चाहें वहाँ से कर लें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये डेफिनेशन पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ तक हमारे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए दोनों चैप्टर्स के। हमारे 5 और 6 चैप्टर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह 7 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।